अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जो डिविएट करते हैं। डिविएट यानी कि अलग रहते हैं या अलग होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से टू द एक्सटेंट मतलब उस हद तक कि वो रिसीव नहीं कर पाते यानी ले नहीं पाते हैं इंस्ट्रक्शन एक रेगुलर स्कूल में। रेगुलर स्कूल क्या होता है? एक आम स्कूल जो होता है जिसमें हम सब नॉर्मल बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो बच्चे जो बहुत ही अलग होते हैं नॉर्मल बच्चों से उस हद तक कि वो इंस्ट्रक्शंस यानी आम जो चीज़ें टीचर्स बताती हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि रेगुलर स्कूल के अंदर। तो उनको रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट यानी उनको ज़रूरत होती है मॉडिफिकेशन मतलब चेंज की नॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में, ताकि जो नॉर्मल स्कूल है जो आम जनता के लिए आम बच्चों के लिए स्कूल होता है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होती है इन बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये अलग होते हैं। इन ऑर्डर टू सूट देयर स्पेशल एबिलिटीज़, ताकि जो इनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो जिस एबिलिटी की वजह से वो हमसे अलग हैं, ठीक है, ताकि उनकी वो स्पेशल एबिलिटी उस स्पेशल स्कूल के अंदर पूरी हो सके, उन बच्चों को बोलते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए। तो अब जो ग्राफ होता है हम सबके इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो बनाया जाता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें ये रेंज होती है उन बच्चों की जो एवरेज होते हैं, ठीक है। एवरेज यानी हर चीज़ में ठीक ठीक, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट और ना ज़्यादा पीछे रहने वाले एवरेज बच्चे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम जो होता है, वे ग्राफ है ऐसे कि यहाँ से कम है, सबसे कम बच्चे होते हैं इधर, फिर बढ़ता जाएगा, सबसे एवरेज बच्चे होते हैं। एवरेज बच्चे यानी सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, फिर ये वापस गिरने लग जाता है। इधर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है, यानी हर चीज़ में आगे रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल क्लासरूम में देखें तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो पीछे रहने वाले बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जो हर चीज़ में ठीक ठीक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो हर चीज़ में ही अच्छे होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। ये तो उस चीज़ का ग्राफ दिखा रही हूँ मैं आपको, ओके, ठीक है। तो इधर जो बच्चे होते हैं उनको हम पुकारते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से, डिसेबल्ड यानी कि जो मतलब डिसेबल यानी जो चीज़ों को ढंग से नहीं कर पाते हो, ठीक है। एबल का मतलब होता है कि उसके योग्य, डिसेबल्ड यानी जो योग्य नहीं हो बुद्धि वाले काम जो है वो करने में, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इधर जो बच्चे होते हैं वो होते हैं वेरी सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है? जो हर किसी को दबाए या हर चीज़ में आगे रहे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जो बहुत सुपीरियर होते हैं, हर किसी चीज़ से मतलब अच्छे होते हैं हर किसी बंदे से। ओके, तो हमें अब एवरेज बच्चे तो वो होते हैं जो बहुत सारे होते हैं। हमारा जो करिकुलम बनाया गया है, जो पहले के टाइम का करिकुलम था, वो एवरेज बच्चों के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ताकि ये वाले बच्चे भी इनके साथ पढ़ सकें और जो ये वाले बच्चे हैं ये भी इनके साथ पढ़ सके। अब अगर हम सिर्फ इनके हिसाब से करिकुलम बनाएंगे तो ये दोनों सफ़र करेंगे, सिर्फ इनके हिसाब से बनाएंगे तो ये दोनों सफ़र करेंगे, तो हम बीच वाले के हिसाब से कर देते हैं और थोड़ी बहुत नीड्स इनकी और थोड़ी बहुत नीड्स इनकी, ठीक है, इनके रेशो के हिसाब से। अब क्या है कि इन बच्चों पे हमें अब इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कर लेंगे हर चीज़ को। अब जो सुपीरियर बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बच्चे होते हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, इनके अंदर किसी काम को करने की पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो वो पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। अब जो इधर के बच्चे होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो होते हैं, जो कर नहीं पाते हैं किसी काम को, अगर हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो वो कुछ ही काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो कुछ काम ही नहीं कर पाए तो फिर तो वो पीछे ही रहते जाएंगे हमेशा, कभी भी यहाँ से इस ग्रुप में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों ग्रुप से ज़्यादा हमें इस ग्रुप को भी देखना पड़ेगा, ताकि ये ग्रुप पीछे ना रहे, और ये ग्रुप भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो हर स्ट्रीम में आगे निकल के जाते हैं।
ये एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनको हम कह देते हैं ना कि ये तो गिफ्टेड बच्चा है, ये तो हर चीज़ कर सकता है, डांस भी कर सकता है, गिटार भी बजा सकता है, पढ़ाई में भी सुपर्ब है, स्विमिंग वगैरह सब कुछ। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं। ओके। और एवरेज होते हैं हम सब जैसे बच्चे जो हर चीज़ में ठीक ठीक होते हैं, किसी चीज़ में ना आगे ना पीछे। ओके। ओके, तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव जैसे नाम से ही दिख रहा है कि सबको इंक्लूड करना, और एजुकेशन यानी ज्ञान प्राप्त करना, कि सबको इंक्लूड करके यानी सबको एक साथ लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे मैंने लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। जो बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनके अंदर कोई स्पेशल चीज़ होती है, उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। नॉर्मल बच्चों के साथ उनको एजुकेशन देना बाय गिविंग फैसिलिटीज़ एंड एटमॉस्फेयर। ऐसी फैसिलिटीज़ यानी ऐसी सुविधाएं और ऐसा वातावरण देकर जैसा कि नॉर्मल बच्चों को दिया गया है। ठीक है, जैसे कई स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं हमसे। ठीक है, जैसे हो सकते हैं लाइक फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बस एक रैंप बनवा दिया ताकि वो ऊपर क्लासरूम तक जा सके, या उसकी क्लास नीचे करा दी। ऐसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को साथ लेकर चल सकते हैं ताकि उन बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम दूसरों से अलग हैं या हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो उनके अंदर ना इसकी वजह से, इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी नॉर्मल बच्चों से अलग नहीं हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। उन बच्चों को एजुकेशन देना जिनमें स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, यानी कुछ अलग है हम सब से, इन एन एक्सक्लूसिव मैनर। एक्सक्लूसिव यानी हटाकर। एक तो बच्चे ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज़रा यहाँ बता देती हूँ। इन यानी अंदर, ठीक है, तो इंक्लूसिव यानी जिसमें चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हो। ठीक है, इन मतलब अंदर। तो अगर हम कहीं पे भी इंक्लूसिव की बात करेंगे तो उसमें हम चीज़ों को अपने साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसके अंदर ही दूसरे बच्चों को बिठा के पढ़ाएंगे। ओके, अगर एक्सक्लूसिव है, एग्जिट वर्ड सुना है? एग्जिट यानी बाहर जाने वाला जो रास्ता होता है उसको एग्जिट बोलते हैं। तो ई एक्स से याद रखो, ई एक्स ही होता है एक्सक्लूसिव में। एग्जिट यानी बाहर, एक्सक्लूसिव यानी बाहर, यानी अलग से बिठा के पढ़ाएंगे उनको। तो एक्सक्लूसिव होता है अलग वाला, ठीक है। एग्जिट मतलब बाहर, वही बाहर रखकर या अलग से किसी को पढ़ाना होता है एक्सक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जब हम अपने साथ ही लेकर किसी को भी पढ़ा रहे होते हैं या कोई भी काम करा रहे होते हैं। ठीक है, अपने साथ कराएंगे तो इंक्लूसिव होगा, अपने से हटकर कराएंगे तो होगा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब साथ, एक्सक्लूसिव मतलब अलग से। ओके, तो अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो अब स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशल बच्चों को जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, एक एक्सक्लूसिव मैनर में, यानी उनको अलग से रखकर। जैसे अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो तो 3 इडियट्स में मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों स्कूल्स देखे थे। उसमें एक तो होता है जब आमिर खान जो एक एक्ट्रेस है जिसका इतना रोल नहीं है मूवी के अंदर, उसके साथ जब एक स्कूल होता है जहाँ स्पेशल बच्चे होते हैं बहुत सारे, किसी को गेम्स खिला रहे होते हैं, किसी को अलग से पढ़ा रहे होते हैं, तो वो होता है स्पेशल एजुकेशन, जहाँ बच्चों को एक्सक्लूसिव मैनर में पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, वहाँ पे सारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। तो उन स्पेशल बच्चों की जब अलग से पढ़ाई कराते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मैनर। ठीक है, उसको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे सिर्फ स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके, देन अ स्पेशल स्कूल इज़ अ स्कूल कैटरिंग, ये है CATERING, कैटरिंग यानी जो हर किसी चीज़ को देखकर बनाया गया हो। ठीक है, एक स्पेशल स्कूल एक ऐसा स्कूल है कैटरिंग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, जिनकी स्पेशल ज़रूरतें होती हैं, उनकी नीड्स को कैटर करता है यानी पूरा करता है एक स्पेशल स्कूल। ड्यू टू सिवियर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिन बच्चों के अंदर सिवियर लर्निंग वाली समस्याएं होती हैं,
मतलब जो बेसिक उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे उसके अंदर डिसलेक्सिया था बच्चे के अंदर 3 इडियट्स में, तो उसको तो पहले नॉर्मल एजुकेशन दे रहे थे, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे थे सबके साथ, पर फिर आमिर खान को पता चला कि इसको ऐसी बीमारी है, जिसको बीमारी नहीं कहते हम, डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, कि इस बच्चे को ये डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसको अलग से फिर आमिर खान ने स्पेशल एजुकेशन दी थी, ताकि फिर वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन ले सके। ओके, तो अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इंटीग्रेट यानी सबको साथ लेकर चलना। ओके, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर्मल एजुकेशन। इसमें हम फॉर्मली पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं है कि हाँ दोस्तों की तरह पढ़ा रहे हैं, इसमें प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन होगी, ठीक है। फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए जिनके पास अलग एबिलिटीज़ हैं, इन द मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन बट इन सेपरेट क्लासरूम्स। जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन होगा, यानी जो बाकी बच्चों के लिए जो स्कूल होगा, नॉर्मल बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया गया होगा, उसी स्कूल के अंदर जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी क्लासरूम्स बनाए गए होंगे, बट इन सेपरेट क्लासरूम्स। पर वो दोनों बच्चे, स्पेशल वाले और साधारण वाले जो बच्चे हैं, दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, उनके क्लासरूम्स अलग अलग होंगे। एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड ओनली फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। अब 2 क्लासरूम्स होंगे। देखो, जैसे हम बात करेंगे कोई एक स्कूल है, ओके, तो इसमें इधर है 6th क्लास, ठीक है, वो है नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, साधारण जो बच्चे हैं। इधर है, इधर भी एक 6th क्लास है, पर यहाँ पे वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स है। इधर हम वही टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, चौक है, मार्कर है, ठीक है, टूल्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए जो बेसिक वाले होते हैं। इस रूम में वो सब बच्चे होंगे जिनके पास अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। लाइक अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए हियरिंग एड्स की सुविधा होगी, किसी को दिखाई नहीं देता है उसके लिए विजुअल एड्स की सुविधा होगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग नीड्स वाला ये क्लासरूम होगा, और जो ये वाला क्लासरूम है, इधर वो सब बच्चे होंगे जो हम जैसे साधारण होते हैं, जिनकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन वो होगा जिसमें साधारण बच्चों के साथ स्पेशल जो बच्चे हैं उन दोनों की पढ़ाई एक साथ एक ही स्कूल में हो, पर अलग क्लासरूम के अंदर। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है। इंक्लूजन मीन्स ऑल कास्ट, रिलीजन, रेसेस, जेंडर लर्निंग एंड वर्किंग टुगेदर। इंक्लूजन का मतलब होता है कि हम जितने भी कास्ट हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जितनी भी रेसेस हैं और जितने भी जेंडर हैं दुनिया में, उन सबको साथ लेके लर्निंग और काम करेंगे अपना, ठीक है। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, या किसी को ऐसे नहीं कहेंगे कि आप हमसे अलग रह के काम करो, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इंक्लूजन, जब हम हर किसी को साथ लेकर काम करते हैं तो उसको कहेंगे इंक्लूजन। और जब हम सबके साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, जब हम सबके साथ नॉलेज गेन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। अब आइडिया एक एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। इसने स्पेशल एजुकेशन को क्या डिफाइन किया है कि स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन एट नो कॉस्ट टू द पेरेंट्स टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद अ डिसेबिलिटी। तो अब क्या होता है, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं ना, उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उनकी नीड्स को पूरा करना, क्योंकि जो गैजेट्स होते हैं या जो एड्स होती हैं उन बच्चों के लिए वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो इस एक्ट ने कहा है कि हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाली एजुकेशन को डिज़ाइन करेंगे जिसमें पेरेंट्स को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, नो कॉस्ट पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो पेरेंट्स के लिए, ताकि जो यूनिक नीड्स हैं उनके बच्चे की वो फुलफ़िल हो सके, और उनके बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसको हम किसी ना किसी तरह से एबिलिटी में कन्वर्ट कर दें, ओके। तो ये था आइडिया के अनुसार कि भाई कैसे क्या हमें एजुकेशन को, स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूजन को गवर्नमेंट ने देखा है। देन बात करते हैं इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कि इंक्लूजन में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे तब वो इंक्लूजन कहलाएगा। ये लिस्ट कम नहीं है, इसमें आप और जो ऐड करना चाहे उनको ऐड कर सकते हैं,
क्योंकि इंक्लूजन का मतलब यही है कि किसी को ना छोड़ के हर किसी को साथ लेकर चलना। सबसे पहले तो आते हैं गर्ल चाइल्ड, क्योंकि गर्ल्स को पहले बहुत ज़्यादा दबाया गया था, इसीलिए आजकल वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट की बहुत बात कर रहे हैं, वुमेन एजुकेशन की, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है अगर वो कहीं पे माइनॉरिटी में है, जैसे हरियाणा के काफ़ी गांव हैं, यूपी एमपी, जिन जिन जगहों पे वुमेन की जो रेशो है वो काफ़ी कम है मेन से, तो वहाँ पे गर्ल्स माइनॉरिटी में हो जाती हैं, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे बॉयज़ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसीलिए गर्ल्स एजुकेशन को भी इंक्लूसिव एजुकेशन में लिया गया है। देन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे सोशली यानी कि सामाजिक रूप से, कि अब जैसे हमारे समाज ने काफ़ी सारे कास्ट और कस्टम्स बनाए हुए हैं जिनमें हम किसी जाति को ऊंचा मानते, किसी जाति को नीचा मानते हैं, तो हमें ऐसे ऊंचे और नीची वाली जाति के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको साथ में लेना है। जो सोसाइटी ने बना रखी हैं चीज़ें, ऊंची नीची वाली जो जातियाँ बनाई हुई हैं, हमें उनको नहीं देखना है, हमें सबको साथ में लेना है। इकोनॉमिकली यानी अब एक होते हैं गरीब वाले बच्चे, एक होते हैं मिडिल क्लास वाले बच्चे, और एक होते हैं जो थोड़े लाइक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमें अगर पूरी क्लास में सारे बच्चे लाइक मिडिल क्लास है और एक बच्चा काफ़ी गरीब है, तो हमें उसको, अगर इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें उसको मजाक ना उड़ा के उसको अपने साथ लेकर चलना है कि अभी नहीं है तो क्या हो गया, साथ में सब पढ़ेंगे, सब आगे एक दिन अच्छे आदमी बनेंगे। ओके, तो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनको अपने साथ लेकर चलना है। फिर है स्पेशल चिल्ड्रन पे। स्पेशल चिल्ड्रन किसी भी रूप में हो सकते हैं जिनकी कोई भी स्पेशल नीड हो। फिर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे जिनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है, कोई अलग तरीके के हैं, वो मतलब अलग तरीके ऐसे नहीं कि हमारी दो आँख दो नाक, मतलब एक नाक है, उनका कुछ और अलग से बॉडी पार्ट है, ऐसा नहीं, कोई भी उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो या कोई भी स्पेशल नीड हो उनको, तो हम उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। ओके, फिर है मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। अब एक तो होती है मेन स्ट्रीम सोसाइटी जहाँ पे सब नॉर्मल रहते हैं, और एक होते हैं मार्जिनलाइज जिनको हम अपनी सोसाइटी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे गांव में होता है ये सिस्टम, मैंने देखा है कि जैसे अगर गांव इतना है ना, तो जब मैं गई थी गांव में तो ऐसे सब लोग कह रहे थे कि गांव के इस सेक्शन में मत जाना, तो मैं पूछा क्यों, तो कहते वहाँ पे नीचे जाति के लोग रहते हैं, तो इनको उन्होंने मार्जिनलाइज किया हुआ है। नीचे जाति क्या होता है भाई, क्या होती है नीचे जाति? तो कुछ नहीं होता आजकल के टाइम पे, ऐसे ऊँची नीची जाति कुछ भी नहीं होते हैं। इधर तो बड़े खुले खुले घर होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर होते हैं, इधर सारे बिल्कुल चिपक चिपक के रह रहे होते हैं। क्यों भाई, वो उन्हें क्या कुछ अलग पाप किए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको भी तो साथ में अपने सोसाइटी के इंक्लूड करना चाहिए। तो मार्जिनलाइज वो लोग होते हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम वाले जो सोसाइटी है उससे अलग कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं, उनके और अपने बीच में एक मार्जिन, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि नहीं सिर्फ यहीं तक रहोगे तुम, हमारे वाले एरिया में तुम एंटर नहीं करोगे, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं मार्जिनलाइज बच्चे। मार्जिनलाइज वो जिनको अलग करके रखा हुआ है अपनी सोसाइटी से। फिर है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कैसे भी हो सकती हैं, जैसे एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर सारे बच्चे बॉयज़ हैं, सिर्फ 2 गर्ल्स हैं, तो 2 गर्ल्स वो उसमें माइनॉरिटी होंगी। ठीक है, या अगर कोई क्लास है जिसमें 50 गर्ल्स हैं और सिर्फ 4 बॉयज़ हैं, तो फिर वो जो 4 बॉयज़ होंगे वो माइनॉरिटी होंगे। ठीक है, अब इस केस में हमें गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लड़के कम होंगे तो सारे डिसीजन हो सकता है लड़कियां लें, तो फिर लड़के दब के रह जाएंगे। इसमें हमें ऐसे एक को ऊपर एक को नीचे थोड़ी रखना है, सबको इक्वालिटी पे लेकर चलना है। इसीलिए हमें ऐसे देखना चाहिए कि भाई माइनॉरिटी और स्पेशल नीड्स का हर किसी के हिसाब से अलग मतलब होगा, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन माइनॉरिटी है। ओके, माइनॉरिटी का अगर दूसरे वे में एग्जांपल लें कि एक क्लास में सभी बच्चे हिंदू हैं लगभग, जैसे 52 बच्चों की क्लास है, वैसे इतने बच्चे होते नहीं हैं क्लास में, सोचो 28 बच्चों की क्लास है और 28 बच्चों में से 28 बच्चों की क्लास है और 28 बच्चों में से 25 तो हिंदू हैं और 1 मुस्लिम है और 2 सिख हैं। तो अब ये तो माइनॉरिटी में हो गए ना, इनको तो कोई पूछेगा ही नहीं अगर कोई बेसिक कल्चरल फेस्ट या कल्चरल इवेंट होगा तो इसीलिए माइनॉरिटी का मतलब
हर किसी कंटेक्स्ट में अलग अलग होगा, वो हमें अपने हिसाब से देख कर चलना है। ओके, सो गिफ्टेड या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जो कंसिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस शो करें। कंसिस्टेंट यानी लगातार, रिमार्केबल यानी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए, परफॉर्म करके दिखाए, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग बिहेवियर हो, बहुत बढ़िया बिहेवियर हो किसी भी स्ट्रीम या किसी भी एरिया के अंदर या किसी भी एंडेवर के अंदर। ये डेफिनेशन दी थी हेविग्रस्ट ने। तो अब गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, हम पहचानेंगे कैसे क्लासरूम में कि कोई बच्चा गिफ्टेड है कि नहीं है? सबसे पहला और सबसे इजी तरीका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट लेना, ओके, या परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे आप साफ साफ क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। और ये जो बाकी टेस्ट है ना, ये सब्जेक्टिव होंगे, ये बाकी जितने भी मेजर्स हैं ये सब सब्जेक्टिव होंगे, यानी ये गलत भी हो सकते हैं। बट जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट और ये तीनों होंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो अगर इसमें बिना चीटिंग के, बिना किसी रुकावट के बच्चे ने परफॉर्म कर लिया तो मतलब वो बच्चा आइडेंटिफाई हो ही जाएगा गिफ्टेड, ठीक है, अगर बच्चा स्कोर कर पाया इन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट से हम बच्चे की अचीवमेंट मेजर करते हैं कि उसको कितना हमने पढ़ाया और वो उससे कितना गेन कर पाया। अगर बच्चा गिफ्टेड बच्चा होगा तो वो ज़्यादा गेन कर पाएगा। अगर वो बैकवर्ड यानी अगर वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाया तो हम समझ लेंगे कि हाँ भाई ये नॉर्मल बच्चा होगा, या फिर जो स्लो लर्नर्स वाले बच्चे हैं उनमें से हो सकता है। बट जितने भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो सभी बच्चे एकेडमिक्स में और हर जगह पे काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, ओके, ब्रिलियंट परफॉर्मर्स होते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट में बच्चा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा अगर वो गिफ्टेड हुआ तो। फिर है रिपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। हम पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कैसा चलता आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा बच्चे को शायद से स्टार्टिंग ईयर्स में कौन ही जानता होगा, ओके। तो ऐसे पेरेंट्स से भी हम रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि आपका बच्चा कैसा क्या है, पढ़ाई में कब से कैसा चल रहा है, घर पे कैसे रहता है, ओके। फिर है रिपोर्ट फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स से भी पूछ पाएंगे क्योंकि टीचर्स तो अकेडमिक्स का सब कुछ ही टीचर्स संभालती हैं। फिर है पीयर्स। अगर पेरेंट्स और टीचर्स से हमें, सोचो पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, पर टीचर्स ने कहा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, एक बार कुछ बता देते हैं, जब भी समझ जाता है, काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मर है, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में अच्छा है। तो फिर अब दोनों से तो बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट आई रिपोर्ट्स, तो हम क्या करेंगे, हम पीयर से भी ले सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, सिबलिंग्स हैं, हम उन सब से भी पूछ सकते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ताकि हम पहचान पाए, ओके। फिर है एज ग्रेड स्टेटस। एज ग्रेड स्टेटस क्या होता है कि सोचो बच्चे की उम्र है 13 साल, पर वो है अभी भी 3rd क्लास में, तो क्या हम उस बच्चे को गिफ्टेड बोल पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा होता तो वो ऐसे हो सकता है जैसे 13 साल का बच्चा 10th क्लास में। ये हम लगा सकते हैं कि भाई हाँ, 13 साल का बच्चा यूजुअली 7th 8th क्लास में होता है, पर ये बच्चा 10th क्लास में, यानी एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, अच्छे से कोप कर पा रहा है, अपनी स्टडीज़ के साथ समझ पा रहा है, जब इधर से अगली क्लास में भी जाने के बाद वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। पर अगर एज के हिसाब से बच्चा बहुत पीछे हुआ तो हम उसको गिफ्टेड नहीं बोल पाएंगे। तो ये मेजर्स सीधा एग्ज़ाम में आएंगे कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, कुछ स्टेप्स बताओ और उसका एग्जाम्पल लिखो। तो ये स्टेप्स लिखकर आपको और सबके एग्जाम्पल अपनी साइड से, जो जैसे मैंने बताया है, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर, ओके। तो अब बात करते हैं स्कीम्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन की, कि स्पेशल बच्चों के लिए, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए स्कीम्स क्या क्या हैं। ये भी एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, कि कुछ ऐसे स्कीम्स बताइए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट ने या प्राइवेट एजेंसीज़ ने दी हुई हैं। वैसे ये सभी गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ओके। सबसे पहली है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये स्टार्ट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ये योजना शुरू की थी ताकि जो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स के अंदर परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं वो स्कूल में जाते हैं और अपनी जो रिमार्केबल एबिलिटीज़ हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना सके वो।
फिर है नवयुग स्कूल्स। नवयुग स्कूल्स में भी हैं दिल्ली के अंदर, जिनमें ऐसे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है मेरिट स्कॉलरशिप्स। मेरिट की बेसिस पे सभी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती है। जो बच्चे हर सब्जेक्ट में 90 अबव या 99% के अराउंड लेकर आते हैं, उन सबको या तो फीस में कंसेशन मिलता है या उनको फ्री बुक्स एंड फ्री सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। देन है नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम करती रहती है, कभी कभी पोस्टर मेकिंग भी आया था अभी कुछ टाइम पहले, और ऐसे काफ़ी स्किल्स देखते हैं बच्चे की वो, ताकि वो ऐसे टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका टैलेंट ऐसे छुपा हुआ है वो बाहर निखर के आ सके और वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दे सके। देन है नेशनल लोन स्कॉलरशिप। ये वो उन फैमिलीज़ के लिए होती है जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, पर उनके बच्चे ऐसे एजुकेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, काफ़ी कम इंटरेस्ट एंड जो भी होता है उस पर। फिर है प्रतिभा विकास विद्यालय। ये विद्यालय प्रतिभा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ताकि बच्चों का विकास हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। ये वो वाले स्पेशल स्कूल्स होते हैं ये सभी। ओके सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना